हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस पढ़ रहे हैं और पिछले 1-2-3 लेक्चर से अब हम 6 एक्ट्स को देख रहे हैं। व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर तक जो है इस चीज़ को देख लिया था कि 6 एक्ट्स जो हैं बेसिकली करैक्टर के वो 6 गोल्स हैं जिसके लिए वो एक्शंस लेगा। और यहाँ पर हमने अपनी बात को कंक्लूड किया था। यहाँ मैं दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूँ कहूँ कि करैक्टर स्पेसिफिक स्टोरी एक्शंस लेगा अपने अल्टीमेट गोल को हासिल करने के लिए और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा जिस एक्ट के अंडर वो उस वक्त मौजूद होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन था लास्ट लेक्चर तक का। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम अब चूँकि 6 एक्ट स्ट्रक्चर को ज़रा डिटेल में पढ़ने लगे हैं तो हम देखेंगे कि ये गोल्स क्यों हैं और कुछ हम इसमें एग्जांपल्स लेंगे, कुछ फिल्म्स की, 2-3 मशहूर फिल्मों की, पॉपुलर फिल्मों की हम लेंगे ताकि जो ज़्यादातर लोगों ने देखी भी हों तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। और हम देखेंगे गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके से ये 6 एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्यों इतना ज़बरदस्त बन जाता है। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, एक्ट 1 क्या है? डीलिंग विद द इम्परफेक्ट सिचुएशन। व्यूअर्स, अगर हम ये देखें कि जब भी आप एक फिल्म स्टार्ट करते हैं यूजुअली हमारा सामना एक्ट 1 से ही होता है। क्यों? कि हम करैक्टर की उस इम्परफेक्ट सिचुएशन को देख रहे होते हैं या जिसको मैं जनरल टर्म में कहता हूँ सेटअप को देख रहे होते हैं। इस एक्ट 1 में व्यूअर्स हम अगर गौर करें तो यूजुअली करैक्टर अपने इर्द गिर्द के माहौल से या दूसरे लफ्ज़ों में वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट में होता है। कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र भी मैंने आपको बहुत पहले स्टोरी और सिचुएशंस में किया है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को हम ये तो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो स्टोरी का एसेंस है, लेकिन इसको आज मैं आपको दूसरे एंगल से बताऊंगा। लेकिन ये फिर कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से है, ठीक है ना? तो व्यूअर्स देखें, हम जो ये सारे लेक्चर्स कर रहे हैं इसमें ये एकेडमिक लेक्चर्स हैं, इसमें कोई टिप्स नहीं है, ठीक है? इसमें कोई ये नहीं कि जी आप ये 2 लाइनें कर लें तो बस आप ग्रेट राइटर बनेंगे, नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इन लेक्चर्स को ठीक है पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हो सकता है आप जो है इससे कोई अच्छा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन एट दी अदर एंड, चूँकि जब हम एनर्जेटिक होते हैं, वी आर इन 20s या अर्ली 30s, तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारा मतलब होता है कि बस एक काम जो है ना फ़ौरन ख़त्म हो जाए और हम एक अच्छे राइटर बन के। तो हालांकि यही वो एज होती है कि जिसमें हम ज़्यादा सीख सकते हैं और जितना आज आप सीखेंगे वो आपको कल बेनिफिट करेगा। इस लिहाज से ये जो लेक्चर्स हैं ये हम डीप पढ़ रहे हैं और इनको हमें धीरे धीरे ही पढ़ना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो व्यूअर्स, हम ये बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको हम एसेंस ऑफ द स्टोरी कहते हैं। इसको अभी आज दूसरे एंगल से भी मैं बताऊंगा। एनी हो, जब करैक्टर हम एक्ट 1 देख रहे होते हैं, ये फिल्म का हम फेज़ 1 देख रहे होते हैं जिसमें सेटअप हो रहा था, तो यूजुअली हम देखते हैं करैक्टर अपने वर्ल्ड, अपने इर्द गिर्द के माहौल जिसको हम वर्ल्ड कह सकते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट में होता है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है करैक्टर के, जिसको हम हीरो भी कह सकते हैं, करैक्टर और वर्ल्ड के दरमियान, ये कहाँ से पैदा होता है? ये पैदा होता है उसके इनिशियल डिज़ायर से। अभी एक सेकंड के लिए शायद आपको ज़हन में हो गई ये क्या एकदम बात आ गई है, इसको थोड़ा सा भी हम एलेबोरेट करेंगे। चूँकि याद रखें व्यूअर्स कि हम एक्ट 1 को डिटेल में पढ़ने लगे हैं, तो जब हम एक्ट 1 को डिटेल में पढ़ने लगे तो हमें पता हो कि इस एक्ट 1 का सिर्फ ये कोई हमने निशानियाँ नहीं लगाई, हमने कोई मार्क नहीं किया कि ये एक्ट 1 है, नहीं। हमने इसकी एसेंस को देखना है, हमने इसके मतलब को समझना है। तो व्यूअर्स, हमने कहा कि एक इनिशियल डिज़ायर होगा किसी करैक्टर का जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है करैक्टर में और जो वर्ल्ड उसके इर्द गिर्द है। व्यूअर्स, लेकिन डीप विद इन दिस, एक हमने कहा कि वर्ल्ड के साथ वो एक कन्फ्लिक्ट में है और वो कन्फ्लिक्ट उसके डिज़ायर की वजह से आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या करैक्टर जो है वो सिर्फ वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट में होता है? यानी कि जिस तरह अभी हमने डाई हार्ड में देखा, जॉन जो था वो बेसिकली
अपनी वाइफ, उसका डिज़ायर क्या है कि अपनी वाइफ से रिकंसाइल करना है उसने, ये हम सेटअप उसका देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगेंस्ट द वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें उसकी इनर भी हैं, यानी कि वो अपने अंदर भी एक इश्यू लेके बैठा हुआ है। जैसे कि अगर आप हंगर गेम्स में देखें, कैटनिस जो हमारी हीरोइन है या जो मेन करेक्टर है हमारा, वो फ्रीडम चाहती है। इसका जिक्र अभी थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा सिनेरियो भी, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी देख लें, बड़ी अच्छी फिल्म है द हंगर गेम्स। उसको यहाँ जिन्होंने देखी है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आगे बताऊँगा इसका सिनेरियो भी। इट मीन्स कि वो फ्रीडम उसकी सेल्फ कंटेन्ड फ्रीडम है ना, उसको अपनी मतलब जो है उस पुअर लाइफ से लिबरेट करना अपने आप को। लेकिन क्या इस चीज़ को भी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि एक कन्फ्लिक्ट उसका आउटर वर्ल्ड के साथ हो गया और एक कन्फ्लिक्ट उसका इनर है, ठीक है ना। अब आप स्टोरी डेवलपमेंट में जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो इन चीज़ों को पिछले लेक्चर से मिला के भी आप देख सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। मेरे स्टोरी डेवलपमेंट के भी हैं, जब हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि एक्ट्स को मैं सिर्फ स्ट्रक्चर पे नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके अंदर डेवलपमेंट को भी बता रहा हूँ। तो कोई भी लेक्चर आप पिछला या ये देख लें तो उसमें आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं मिलेगी, एक दूसरे से ये रिलेट कर रहे हैं। एनी हाउ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो आउटर वर्ल्ड से भी है और कुछ उसके डिज़ायर हैं जिसके वो इंटरनल अपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी है। अभी इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं। तो फिर अगर हम फिल्म टाइटैनिक में देखें, हमारी जो हीरोइन थी रोज़, वो जब फिल्म स्टार्ट हुई तो वो अपनी एंगेजमेंट जो है, वो जो था हमारा एंटागनिस्ट, उसका नाम था काल, मेरे ख्याल में काल के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ना चाह रही है। ये गोया उसका इनिशियल डिज़ायर हमें लग रहा है। गोल वन इज़ इनिशियल डिज़ायर, तो ये उसका इनिशियल डिज़ायर था कि वो काल के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ना चाह रही है। जबकि उसके जो मदर है वो ये नहीं चाह रही, बल्कि वो चाहती है कि अगर ये एंगेजमेंट रहे तो उनका जो ये सफ़र है, ये फर्स्ट क्लास, जो टाइटैनिक में जो फर्स्ट क्लास पोर्शन है उसके अंदर एरिस्टोक्रेटिक पीपल के अंदर और वो जो अमीर लोगों के अंदर, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उन अमीर लोगों के अंदर उनका ये पूरा सफ़र और जितने दिनों का भी इनिशियली था कि होगा उसमें वो रहे, ठीक है ना। तो ये उसकी मदर का डिज़ायर था। अब ये अपनी अपनी जगह जेन्युइन डिज़ायर्स थे और ये इनिशियल डिज़ायर्स थे, लेकिन ये डिज़ायर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जुवेनाइल थे, यानी जुवेनाइल के बड़े इनिशियल किस्म के डिज़ायर थे। तो क्या अब हम देखेंगे कि क्या ये डिज़ायर, अगर आप देखें इस केस में टाइटैनिक में, तो ये लॉजिकल डिज़ायर्स हैं, ठीक है। वो कहती है मैं इससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए, वो उसकी माँ कहती नहीं, हमें ये सफ़र गुजारना है, तुम्हें एंगेजमेंट रखनी है, चाहे लॉन्ग टर्म में शायद वो सोचती हो कि एंगेजमेंट रहे ना रहे, लेकिन इस सफ़र के दौरान रहे तो हमें फर्स्ट क्लास जो है वो ए पोर्शन में हमारी जो है सफ़र तय होगा। अब अगर हम देखें, हम जो मैंने अभी पहले बताया कि कन्फ्लिक्ट इज़ द एसेंस ऑफ द स्टोरी, ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन वो मैं आपसे जिक्र करता हूँ कन्फ्लिक्ट पैदा कहाँ से होता है। हम बार बार ये बहुत कहते हैं कन्फ्लिक्ट, मैंने अपने लेक्चर में बताया था, लेकिन आज वो टाइम है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि वो कन्फ्लिक्ट पैदा कहाँ से होता है। वो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है चेंज से। चेंज, जब कोई करैक्टर चेंज करना चाह रहा होता अपने आप को या नहीं चेंज करना चाह रहा होता अपने आप को, दोनों सूरतों में। याद रखें व्यूअर्स, दुनिया में दो ही किस्म की स्टोरीज होती हैं। एक वो स्टोरी है जिसमें करैक्टर खुद को चेंज करना चाहता है, और दूसरी किस्म की स्टोरीज हैं जिसमें करैक्टर जो है वो खुद को चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन दोनों सूरतों में कन्फ्लिक्ट जो है वो उसके डिज़ायर ऑफ चेंज और डिज़ायर ऑफ नॉट चेंज से निकलते हैं बाहर। तो अच्छा, वो चेंज किस में चाहता है? अपनी इनिशियल सिचुएशन, जो वो सेटअप में हम देख रहे हैं, जो उसकी इनिशियल या जो उस वक्त जो उसकी सिचुएशन चाह रही है उसको वो चेंज करना चाह रहा होता है। तो वो चेंज करना चाह रहा है या वो अपनी इनिशियल सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाह रहा, दोनों सूरतों में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अब मैं आपको और बताता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके वो जो कन्फ्लिक्ट है वो उसके इनिशियल डिज़ायर से पैदा हो रहा है। अगर वो डिज़ायर ही उसकी चेंज या नहीं चेंज करने का होगा तो कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि करैक्टर अपनी जब
आप इनिशियल सिचुएशन उसको पैदा करके दे रहे हैं जो एक्ट 1 हम में है और वो एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में है, तो हम बेसिकली बात करने क्या चाह रहे हैं कि पहले उसके बैकग्राउंड में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो अपनी इनिशियल सिचुएशन को बदलना चाहेगा। जब वो बदलेगा तो डिज़ायर आएगा, डिज़ायर आएगा तो कन्फ्लिक्ट आएगा। इट मीन्स अगर आप कैटनिस की एग्जाम्पल ही ले लें हंगर गेम्स में, तो उसकी इनिशियल उसका क्या इशू है, उसकी वो एक, अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनको पता है कि वो एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है प्रोविंसेस कह सकते हैं उनको अलग-अलग 12 सूबों को किया हुआ है, जिसके अंदर वो लोगों को जो है वो बड़े ही डिप्रेस्ड करके ऑप्रेस्ड करके उन्होंने रखा हुआ है और अपने मुताबिक वो काम करते हैं और खाना भी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने पेश करना है और मतलब कि वहाँ पर कोई लिबर्टी नहीं है। तो वो बेसिकली अपनी मिडीवियल लाइफ को, वो जो मड क्रस्टेड लाइफ है, जो वो मतलब जो है जो उसका इनिशियल सिचुएशन ये है कि जिसमें वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है गुर्बत में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन को वो चेंज करना चाहती है। तो जब वो चेंज करना चाहेगी तो फिर क्या मसला आएगा कि गवर्नमेंट इसको रोकेगी, यानी कि तो वो जब वो उसको रोकेगी कि ये क्यों जो है हमारे अगेंस्ट है, या मतलब जो है अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती है, या अगर आपने फिल्म देखी हो तो वो जो दीवारें लगी होती हैं उस शहर की, उससे वो फलांग के बाहर जाके वो शिकार भी करती है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, उसका जिक्र अभी आगे हम एक्शंस मतलब जब हम आगे एक्ट्स पढ़ेंगे ना उसमें फिर ये आएगा। ये 2-3 फिल्मों का जिक्र मैं बार बार करूँगा ताकि आपको एक सीक्वेंस में रहे। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो अपनी इनिशियल सिचुएशन को चेंज करना चाह रही है और यहाँ से वो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। अब इस केस में कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के साथ है, तो ये कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड का कन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है ना, सिचुएशन का कन्फ्लिक्ट आ गया इस पे। इट मीन कैटनिस का जो कन्फ्लिक्ट है अब वो क्या है, पावरफुल फोर्सेस जो उसके और वो जो चेंजिंग करना चाह रही है उसके दरमियान खड़े हो गए हैं। तो अब इधर कैटनिस है और इधर वो इनिशियल सिचुएशन को बदलना चाह रही है और बीच में वो पावरफुल फोर्सेस या गवर्नमेंट आ गई है। अब डेफिनेटली ये एक कन्फ्लिक्ट आ गया इनके दरमियान, तो ये कन्फ्लिक्ट है। इट मीन्स कि आपको बहुत सारे ऐसे अब करेक्टर्स मिल जाएंगे बहुत सारी फिल्मों में कि जिसमें ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेंगी। विजिट ऑफ ओज में देख लें, या अगर आप पीटर को देख लें स्पाइडरमैन में, इन सब के सब जो हैं वो चेंज होना चाहते हैं, अपनी इनिशियल सिचुएशन को चेंज, अपनी इनिशियल सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आती थी यार फिर हम बार बार कन्फ्लिक्ट का जिक्र करते हैं, तो कन्फ्लिक्ट पैदा कैसे करें। तो मैंने आपको ये अब थोड़ा सा लॉजिक बता दिया कि चेंज जब कोई इनिशियल जो सिचुएशन को करना चाहेगा तो वो कन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा। अच्छा, अब इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट आप कब देखें ऐसे करैक्टर जो चेंज नहीं होना चाहते, तो उनको भी एक कन्फ्लिक्ट का सामना होगा, क्यों लोग चाहेंगे कि ये चेंज हो या वर्ल्ड चाहेगा कि वो चेंज हो। मिसाल तो बड़ी जो मशहूर एग्जांपल आयरन मैन की है। अगर आप वो टोनी को देखें आयरन मैन में, तो उसको ज़िंदगी में क्या मसला, वो अमीर तीन बंदा है, वो यानी कि वो वेपन मैन्युफैक्चरर है और वो अमेरिका को सर्व कर रहा है और मतलब वो ज़बरदस्त है। लेकिन उसके साथ जो उसके टीम मेंबर हैं या जो और लोग हैं, वो क्या है, वो समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, ही मस्ट चेंज। तो वो चाहते हैं उसका ये बिहेवियर जो है वो अपनी इनिशियल सिचुएशन को, ये जो जिसे वो वर्ल्ड में रहा है, वो चेंज कर दे। तो अब उसका जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है वो चेंज ना होने से हो रहा है, क्यों कि उसके साथ जो लोग हैं, उसका जो वर्ल्ड है, वो चाहते हैं कि वो चेंज हो, वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा बन जाए। तो इस तरीके से दोनों सिचुएशन में जब कोई करैक्टर चेंज करना चाह रहा हो अपनी इनिशियल सिचुएशन को, या कोई करैक्टर अपनी इनिशियल सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाह रहा हो, जैसे मैंने आयरन मैन का जिक्र किया, तो फिर आपको कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। जैसे टॉय स्टोरी में अगर आप करैक्टर को देख लें, उसकी ये सिचुएशन है, या फ्रोडो को आप देख लें द फेलोशिप ऑफ द रिंग में, तो ये बिल्कुल इसी किस्म की ही हमारे पास स्टोरीज हैं। ओके, अच्छा, अब चूँकि ये चीज़ हम शुरू एक्ट 1 में दे रहे हैं, या अगर ब्रॉडर टर्म में देखें हम सेटअप में देख रहे हैं, बिगिनिंग में दे रहे हैं, तो अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इसीलिए ग्लू करना आपके ऑडियंस को कि वो करैक्टर की जर्नी को देखें, तो इसलिए उसको फिर इमोशनल जो है वो हमारा लिंक होना चाहिए। इसका भी जिक्र हम स्टोरी डेवलपमेंट कर चुके हैं, और उसके लिए हमने मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को
बहुत ज़्यादा डिस्कस किया उस मोरल ब्लाइंड स्पॉट को, ठीक है ना। जिस तरह इस केस में अगर आप देखें टोनी के केस में, आयरन मैन में, तो इसका मोरल ब्लाइंड स्पॉट है ना, उसका ये जो लापरवाही है, ये उसकी जो है वो उसका मोरल ब्लाइंड स्पॉट है। अब इसी तरीके से अगर इसको मैं अगर इन जनरल वर्ड्स में करूं कि अब कैरेक्टर जो है बेसिकली किसी भी कैरेक्टर का गोया इनिशियल डिज़ायर फॉर चेंजिंग और नॉट चेंजिंग द इनिशियल सिचुएशन, ये वो इमोशनल फ्यूल है। ये मैंने आपको सारे कैरेक्टर के फ्लॉज में वो तस्वीर बना के भी दिखाई थी कि जिसमें वो फ्यूल क्या है। तो ये वो इमोशनल फ्यूल है जो कि थ्रू आउट द स्टोरी आपके ऑडियंस को भी खींच के रखेगा आपके साथ, कि वो देखेंगे कि कैरेक्टर जो है अब वो आगे क्या करता है। तो इसका मतलब ऐसी वो तमाम स्टोरीज के जिसमें कैरेक्टर चेंज होना चाहता है, ये वो डिज़ायर है जो उसको चेंज करवाएगा। यानी कि कैरेक्टर जो अबंडन करना चाह रहा है वो अपनी इनिशियल सिचुएशन को तभी अबंडन कर पाएगा जब वो चेंज करना चाहेगा, जब वो डिज़ायर करेगा कि वो इनिशियल चेंज लाए, और उसके लिए वो डिज़ायर बेसिकली जो है वो उसकी इनिशियल सिचुएशन को अबंडन करेगा। अच्छा, वो अबंडन क्यों करेगा? क्योंकि वो एक ग्रेटर कॉज होगी जिसका जिक्र हम आप चलते साथ साथ करते जाएंगे। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब थ्रू द स्टोरी वो अपनी सिचुएशंस को, ये वो फेजेस, एक्ट्स और ये सारा अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, ठीक है ना, वो डिज़ायर जो होगा उसका, तो वो चेंज करने के लिए वो आगे बढ़ता इसी तरह चला जाएगा। और यही वजह है कि वो जो मुश्किल मरहले आएंगे या जो एडवर्सिटीज़ आएंगी उससे वो गुज़रता चला जाएगा, क्योंकि वो उस एडवर्सिटी को भी फिर चेंज करना चाहेगा। तो तभी तो वो कन्फ्लिक्ट बार बार जो है वो उससे वो ओवरकम करता चला जाएगा। पहली बात तो ये समझनी इम्पॉर्टेंट हो गई। इट मीन्स के कन्फ्लिक्ट जो होता है वो किसी भी स्टोरी में बेसिकली पैदा होता है किसी भी कैरेक्टर के चेंज से। और चेंज वो क्या करना चाहता है? अपनी इनिशियल सिचुएशन को, या वो चेंज नहीं करना चाहता। दोनों ही सूरतों में उसको कन्फ्लिक्ट का सामना होगा। लेकिन उस केस में कि जिसमें वो उसका डिज़ायर नहीं है चेंज होने का, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ द स्टोरी वो ये रियलाइज़ कर जाएगा कि उसको सिचुएशन चेंज करने के लिए चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंज होगा तो उसकी सिचुएशन इंप्रूव करेगी। ओके, तो वो जब रियलाइज़ कर जाएगा कि उसको चेंज होना है, अपनी सिचुएशन को या ख़ुद को बदलना है, तो वो फिर ही कामयाब होगा। नहीं तो फिर उसको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसको जो है वो फेस करना पड़ेगा। फिर कैरेक्टर का इनिशियल डिज़ायर और उसके नतीजे में, उसके रिज़ल्ट में जो अपोजिशन या वो कन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है, ये कंबाइन होके एक इम्परफेक्ट सिचुएशन बना देती हैं। यही हमारा एक्ट 1 है। यही वो सिचुएशन है कि जो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में आपको देना है। एक्ट 1 में आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। एक्ट 2 पहले नहीं लगाना, ठीक है ना। आप जो है वो अगर इस फार्मूले से, ये फार्मूला तो मैंने इसे कहूँगा इस तरीके से चलेंगे तो रिदम रहेगा स्टोरी में। तो एक्ट 1 का जो दिल है वो इम्परफेक्ट सिचुएशन है। स्टोरी का जो दिल है एक्ट 1 में वो इम्परफेक्ट सिचुएशन है। तो व्यूअर्स ये जो कैरेक्टर इम्परफेक्ट वर्ल्ड में अब आ गया है, या वो बड़ा जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है कि उसको वर्ल्ड जो यानी उसके इर्द गिर्द की दुनिया वो उसको परफेक्ट नहीं मिल रही। तो क्या इसको फिर फेट समझ लें? ये मैं इसके अगेंस्ट भी काफ़ी बात करता आ रहा हूँ। नो, हमारा जो कैरेक्टर है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। याद रखें, मैंने कहा है कि वो राइटर के प्लॉट के क्लचेस में नहीं रहेगा। ये जो आप उसको एक वर्ल्ड दे रहे हैं ना कि जिसमें वो फंसा हुआ है, आपने दे दिया उसको एक वर्ल्ड कि बच्चे तुम इधर बैठे हुए हो। ओके, कैटनिस की एग्जांपल ले लें। आपने उसको एक वैसा वर्ल्ड दे दिया, वो पुअर है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट है, वो अपनी फ्रीडम चाहती है, आपने उसको एक सिचुएशन दे दिया द राइटर। अब कैरेक्टर क्या करेगा? कैरेक्टर क्या बस उस फेट को हासिल कर ले? वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो इम्परफेक्ट सिचुएशन की वजह से जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं उसका वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। उसका जिक्र अभी चलेगा। तो
अब आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी, सारा सिनेरियो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्या बातें सारी कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई वाई एक्ट 1, ठीक है। अब अगर वो एक्ट 1 की मैंने आपको सारी एग्जांपल दी, जो सारा मैंने आपको मतलब ये डिटेल बताई कि ये इम्परफेक्ट सिचुएशन का मतलब क्या है और इम्परफेक्ट सिचुएशन में होना क्यों चाहिए कैरेक्टर ने, और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कहाँ से होते हैं, और फिर उनके साथ कैरेक्टर कैसे एनकाउंटर करता है। यानी कि जिस तरह हमने ये टोनी के केस में कहा है आयरन मैन में, तो उसमें असल में उसका मसला क्या है कि वो अपने इम्परफेक्शंस को देख नहीं पा रहा। तो यही उसकी इम्परफेक्ट सिचुएशन है इनिशियल स्टेज पे, यानी कि वो इससे बिल्कुल गाफिल है, वो ये बिल्कुल भी उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं, वो ये नहीं जानता कि उसके इस नेगेटिव बिहेवियर से उसके इर्द गिर्द के लोगों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अमेरिका का एक मशहूर बंदा है, वो अमीर है, वो वेपन्स बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन उससे वेपन्स ख़रीद रही हैं, लेकिन उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि वो एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर जो कि उसके साथ के लोग हैं वो तंग हैं। तो मुझे बताएं कि अब आपने उसको सिचुएशन तो दे दी कि वो बड़ा अमीर बंदा है, वो चेंज नहीं होना चाहता, लेकिन अब करैक्टर ने क्या इस कन्फ्लिक्ट को जो ये पैदा हो गया है इसको खुद क्रिएट नहीं किया, करैक्टर की ट्रेट में आ गया ना, करैक्टर ने खुद क्रिएट किया ना इस कन्फ्लिक्ट को। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव रेसिपेंट है अपने इनिशियल कन्फ्लिक्ट का। तो यही मैं कह रहा हूँ, राइटर्स क्लचेस एंड करैक्टर्स एक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें आपको बड़ा जोर दे के चलनी है। अब इसके अगेंस्ट इम्परफेक्ट सिचुएशन हमें आउटसाइड फोर्सेस से भी मिल सकती हैं, जैसा मैंने भी थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया, जो कि करैक्टर के स्पिरिट को क्रश करना चाहती हैं। हैरी पॉटर में अगर आप देखें, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन में अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, यानी कि हैरी बड़ा ड्रूजलिस के जो गज़ब होता है या रैथ होता है उससे वो उसको अवॉइड करने की बेस्ट कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली वो अब्यूजिव हैं, वो उसको मिसट्रीट करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें उसको कुछ पशेमानी उसकी मिसट्रीटमेंट से नहीं हो रही, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा जो है उस मामले में ज़्यादा वरिड नहीं है, वो उनकी टायरनी के अगेंस्ट या ओकेजनल वो जो है वो खड़ा भी हो जाता है और वो कन्फ्रंट भी करता है, उसको थोड़ी बहुत सक्सेस भी उसमें मिलती है। और यही वजह होती है कि वो थोड़ा थोड़ा जो उसका खड़ा होना है वो उसको मजीद पनिशमेंट की तरफ ले जाती है। तो इसका मतलब है कि अब हैरी ने एक्टिव रोल अदा किया है उन कन्फ्लिक्ट्स में, जो कि इनिशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ उसका डिज़ायर है उसमें वो एक्टिव रोल अदा कर रहा है, यानी कि राइटर ने उसको रिसीविंग एंड पे तो रखा है। लेकिन मुझे बताएं वो जो ये जो करैक्टर थोड़े बहुत जो मसले पैदा कर रहा है इसके खुद पैदा किए हुए हैं, यानी कि जो वो एक्शन ले रहा है वो खुद उसको एक जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर में लेकर जा रहे हैं, वो खुद उनको पैदा कर रहा है। तो राइटर ने पैदा नहीं किए, राइटर ने पैदा कर रहा। व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं बातें कर रहा हूँ, इसको वो सीखना इंपॉर्टेंट है। अब यही वजह है कि हम स्टोरीज़ का जिक्र करते हैं, हम सिचुएशंस का जिक्र नहीं करते। इसके बारे में मेरे एक लेक्चर्स पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। तो हम फिर कह सकते हैं जिस तरह इसी केस में कि वो फिर अपने इम्परफेक्ट सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है, जिसका हम फिर कह सकते हैं ही इज एक्टिवली डीलिंग विद हिज इम्परफेक्ट सिचुएशन। और यही हमारा एक्ट 1 है, डीलिंग विद द इम्परफेक्ट सिचुएशन। व्यूअर्स मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब इसी एक्ट में हम देखेंगे एम्पैथी कैसे पैदा की जाती है, या सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्परफेक्ट सिचुएशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डीलिंग विद द इम्परफेक्ट सिचुएशन क्या है, इसमें एम्पैथी का जिक्र करेंगे। तो व्यूअर्स मेरे ख्याल में इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के रख सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा अभी जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा समझ पाएँ। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।